May I come in, sir? Please come in, Mr. Teshukant. Thank you, sir. Please take a seat. Good evening, sir. Good evening. Please take a seat. मिस्टर तेशुकांत, आप हिंदी में साक्षात्कार है आपका? Yes, sir. हाँ, आपके नाम का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ? सर, टेसु पलाश के फूल का एक समानार्थी। तेसु है। हाँ, और ये SH क्यों लिख रहे हैं? त्रुटि है सर, वो मम्मी पापा ने जो किया वो। कोई बात नहीं, चलेगा। ताशकंद तो नहीं है? ताशकंद नहीं। आपकी जीवनी पर कोई तेशुकंत फाइल्स जैसी तो नहीं बनेगी? उस किस्म से नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं। चलिए साहब, तो अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए हम सबको। यस सर, मेरा नाम टेसुकांत है। मैं रायपुर जिला छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से गवर्नमेंट नागार्जुना कॉलेज ऑफ साइंस रायपुर से पूरी की है। और मेरी रुचियाँ हैं जैसे कि डूडलिंग करना या पॉडकास्ट सुनना। बहुत खूब, बहुत खूब सर। तो नमस्कार नमस्कार। तेशुकांत जी। तो आप बताएं कि हमारे पड़ोसी के साथ, सभी पड़ोसियों के साथ रिश्ते इतने ख़राब हैं, तो ये क्यों है? सर, पहला पड़ोसी जैसे कि भूटान है, उनके साथ हमारे रिश्ते तो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। और बाकी जो पड़ोसी हैं जिसकी बात आप कर रहे हैं सर, जिसकी ओर संकेत कर रहे हैं, जैसे कि अभी बांग्लादेश, खासकर पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे संबंध थोड़े कटुतापूर्ण रहे हैं कुछ सालों में। पाकिस्तान के साथ जो संबंध है उनका एक लंबा इतिहास रहा है सर। हमारी ओर जो नॉन स्टेट आतंकवाद का, नॉन स्टेट फैक्टर से हमारे आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने का प्रयास पाकिस्तान की ओर से लगातार रहा है। और दूसरे फ्रंट से चीन लगातार आक्रामकता दिखाता है कई माध्यमों से, जैसे कि अपने पाम एंड फिंगर पॉलिसीज से, जैसे सलामी स्लाइसिंग अभी पिछले बार डोकलाम में जो भूटान के संदर्भ में किया था, चाहे अभी गालवान के संदर्भ में रहा हो। तो चीन अपने आक्रामक पॉलिसीज़ में रहा है, युद्ध भी हुए हैं चीन के साथ, इसलिए कटुतापूर्ण संबंध है। श्रीलंका और नेपाल की जहाँ तक बात है, तो दोनों देश एक सैंडविच की भांति काम करते हैं, जो बड़े देशों के बीच, भारत और चीन के बीच दोनों देश हैं। और ये लेवरेज भी उठाते हैं कभी कभी भारत और चीन की उपस्थिति का, ताकि बार्गेनिंग पावर करके अपने हितों को पूरा कर सके। तो श्रीलंका और जो नेपाल की स्थिति है वो थोड़ी दूसरी है। नहीं, मैं समझ गया। तो हमें कुछ करना चाहिए रिश्तों को सुधारने के लिए? हमारे तरफ से कुछ खामियां हैं क्या नेबर्स को समझने में, या उनके साथ काम करने में कुछ खामियां हैं क्या? निश्चित रूप से सर, ऐसा खामियां कई बार निकल के भी आया है। हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, खासकर नेपाल के संदर्भ में जो संबंध रहे हैं, रोटी बेटी का संबंध, वो बिगड़ते हुए दिखा। और वहाँ की एक जाति जो मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, मधेसी सर, उसके संदर्भ में हमारा रुख जो नेपाल को पसंद नहीं आया। यहाँ तक कि नेपाल ने काला पानी संबंधी विवाद खड़ा किया। श्रीलंका के संबंध में वैसे ही विवाद सामने आते हैं, जैसे कि तमिल का, और इससे हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल रिलेशन पर प्रभाव पड़ता है। मछुआरों का मुद्दा समझ में आता है, पर हमने किया है सर। जैसे अभी मालदीव के मुद्दे आए थे, इसके बावजूद जब PM का शपथ रहा तो मालदीव के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया गया। उसके बावजूद जब बजट आया, उसमें हमने मालदीव के लिए जो राशि होती है उसको 400 करोड़ से बढ़ा के 600 करोड़ कर दिया। और इस तरीके से मेजर्स लिए गए जो एक गुजराल पॉलिसी, एल्डर ब्रदर की थ्योरी पर काम करता है सर। तो एल्डर ब्रदर अगर आप कहें अपने आप को, तो कोई पसंद करेगा? निश्चित रूप से नहीं सर, ये एक काउंटर है बिग ब्रदर का। बिग ब्रदर जो हमेशा सलाह देता है, दिशा निर्देश देता है, लेकिन एल्डर ब्रदर जो आपके साथ खड़ा होता है। नहीं, बिल्कुल उल्टा पाकिस्तान कहेगा कि आप क्यों एल्डर बनते हो, यहाँ बड़े भाई बनते हो, आप क्या दिखाना चाहते हो? शायद मेरे इस संदर्भ में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कमी लग रही है जी। और एक मैं पूछना चाहूँगा अलग क्षेत्र के बारे में, पैरेलल सिनेमा से आपका क्या समझते हैं आप?
पैरेलल सिनेमा सर सुना हुआ है शब्द, और मैं अनुमान ही कर सकता हूँ, इसके संदर्भ में मुझे ज्ञान नहीं है। हाल ही अगर में आप एक बहुत मशहूर डायरेक्टर का डेथ हुआ, इंतकाल हुआ था हाल ही में, बहुत ही मशहूर डायरेक्टर। सॉरी सर, मुझे इस बारे में ज्ञान श्याम बेनेगल का नाम नहीं सुना था? सुना है सर, और काफ़ी लोगों ने ट्वीट किया, जैसे अमिताभ बच्चन जी ने ट्वीट किया था, पर मैं इस बारे में जानकारी मेरी काफ़ी सीमित है। ओके, ठीक। तो ये बताइए कि देश के लिए पड़ोसी देश का कमज़ोर होना, ये देश के लिए लाभदायक है या खतरनाक है? यस सर, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें अगर मंडल सिद्धांत की ओर हम बढ़े तो हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी देश सदैव एक शत्रु के रूप में होते हैं, ऐसा मंडल सिद्धांत कहता है। पर अगर मेरा वो प्रश्न नहीं है। ओके सर, मैं मंडल सिद्धांत नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सीधा बोल रहा हूँ कि पड़ोसी देश अगर कमज़ोर है तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसानदेह है? यदि पड़ोसी देश कमज़ोर है तो हमें कई सारी चीज़ों का लेवरेज मिलता है। हमारे आंतरिक सुरक्षा में हमारे आंतरिक सुरक्षा में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन अगर पड़ोसी देश कमज़ोर है तो उसका भी प्रभाव हमें भी झेलना पड़ेगा। जैसे बांग्लादेश में अभी हाल ही में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, तो हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य थे, जो वहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदू है, उन पर अत्याचार किए गए। यहाँ तक कि प्रवास की समस्या देखी जाती है। जब कमज़ोर देशों में कुछ ऐसी घटना होती है तो प्रवास होता है। म्यांमार की बात देख लें तो म्यांमार जो कमज़ोर देश रहा, तो उसे इंसर्जेंसी के कारण अभी हमारे क्षेत्र में म्यांमार और भारत के बॉर्डर में भी प्रवास की समस्या बढ़ रही थी। तो ऐसे कमज़ोर देशों का नुकसान भी झेलना पड़ता है सर। अभी बांग्लादेश का जो बॉर्डर है म्यांमार के साथ, उसमें क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? बांग्लादेश के बॉर्डर पर म्यांमार के साथ जो है सर, वहाँ लोकल मिलिशिया ने कुछ एक द्वीप में अपना कब्जा कर लिया है बांग्लादेश की सीमा में। लोकल मिलिशिया सर, जो थ्री ब्रदर ग्रुप अलायंस है, ऐसा मैं जहाँ तक याद। थ्री ब्रदर ग्रुप अलायंस बांग्लादेश का? म्यांमार का सर, जैसे अराकान आर्मी। नहीं, अराकान आर्मी वही है जो थ्री ब्रदर्स हैं। अराकान आर्मी उनमें से एक है। तो उसने क्या कब्जा किया है? जो सीमा क्षेत्र पर नदी और एक द्वीप है, बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र में आता है, वहाँ तक वो फैल गए हैं। और क्या कर रहे हैं? सर, मानवाधिकार हनन संबंधी मुद्दे सामने आए होंगे, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है तो एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा सर। अच्छा, ये बताइए, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं। यस सर। कहते हैं जब किसी देश में क्रांति होती है तो अगर क्रांति उठने के पहले जिसका तख्ता पलट किया जा रहा है उसका अगर कोई क्रेडिबल, विश्वसनीय सब्स्टिट्यूट है, ऑल्टरनेटिव है, तब उसका परिणाम एक होता है। और अगर राजनीतिक रूप से खालीपन आ जाता है, पॉलिटिकल वैक्यूम हो जाता है, तो दूसरा रिजल्ट आता है। इस कथन की पुष्टि आप उदाहरण के आधार पर करिए यूरोप के इतिहास से। सर, यूरोप के इतिहास में इन दोनों के दो उदाहरण देखे जा सकते हैं सर। पहला, जिस तरीके से एक अल्टरनेटिव सिस्टम की बात है तो रूस की क्रांति को ले सकते हैं। जब रूस की क्रांति हुई तो उन्होंने एक अल्टरनेटिव सिस्टम का आधार लेकर। दूसरा सर, फ्रांस की क्रांति थी। फ्रांस की क्रांति में ऐसा कोई आधार नहीं था, इसीलिए वो अव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ा सर। तो क्या हुआ? बढ़ के वो फिर से उसी चक्र में आ गया। जैसे नहीं हुआ क्या चक्र के मतलब क्या हुआ? यस सर, जैसे फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हुआ, वहाँ से लेकर पहले लोकतंत्र की स्थापना की गई। उसके बाद लोकतंत्र में डायरेक्टरी का शासन। लोकतंत्र की स्थापना किसने की? सर, फ्रांस के क्रांतिकारियों ने, खासकर ड्यूमा, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ तो शायद नेपोलियन आ गया। नेपोलियन बाद के चरण में नेपोलियन आया,
फिर उसने क्रांति का नेतृत्व किया, फिर उसने खुद को ही अपना फ्रांस का राजा घोषित कर दिया। डिक्टेटर हो गया। यस सर। थैंक यू सर। त्रिशुकनी, प्लीज़, आपने इतिहास पढ़ाई किया है इधर, ये ट्राइबल लोगों के बारे में हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं, आप सहमत है? यस सर, मैं इस बात से आंशिक रूप से सहमत हूँ, और ख़ासकर इसीलिए सबल्टर्न हिस्ट्री जो है उसकी उस शाखा का जन्म हुआ जो किसान जनजातियों के स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन को रेखांकित करता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जनजातियों के इतिहास को ज़्यादा नहीं पढ़ा जा सका है, लिखा नहीं जा सका है, तो ये स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को तो दिखाता है, पर उससे पहले के इतिहास को रेखांकित करने में आज तक जो है इतिहासकार नाकाम रहे हैं, एक किस्म से कहें तो। क्या क्या हिस्ट्री लिखने में हमारा कॉलोनियल रूलर्स या बाद में भी कुछ लिखा है, इसमें क्या क्या कमी रहा आपके विचार में? हमारा हिस्ट्री लिखने में कुछ कमियां हैं, 2-3 कमियां बताइए आपके अनुसार। सर, जब औपनिवेशिक काल की बात कर रहे हैं सर, हैं? जो औपनिवेशिक दृष्टिकोण की बात किया आपने, उसी संदर्भ में। हाँ, ओके, हाँ ठीक है। तो सर, औपनिवेशिक संदर्भ में इतिहास को कई अलग मानकों से देखा गया, खासकर सांप्रदायिक विभाजन किया गया इतिहास का। एक काल हिंदू का, एक काल मुस्लिम का, फिर बताया गया कि दूसरा काल ईसाई का है जिसमें हिंदू और मुसलमान ईसाइयों के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये औपनिवेशिक दृष्टिकोण लाया गया सर। दूसरा मुझे एक कमी लगती है, खासकर मार्क्सवादी जो लेखन है उसमें एक कमी है, वो वैज्ञानिक लेखन है किंतु वो सांस्कृतिक पक्ष को नकारते हुए दिखाई देते हैं। तो सांस्कृतिक आधार भी कई निर्णयों का आधार रहा है, इसको लेफ्टिस्ट राइटिंग में थोड़ा नकारा गया है। जहाँ तक राइटिस्ट राइटिंग की बात है सर, इसमें जो हमारे प्राचीन काल में जो कमियां रही, जैसे जातिवाद या महिलाओं का मुद्दा रहा, इसको नज़रअंदाज किया गया। तो सारी शाखाओं में विचारधारा उन्मुख हो जाने के कारण ऑथेंटिसिटी कमी आती है और ये बायस नज़र आता है सर कई चीज़ों में। इतिहास में, इंडियन इतिहास में मुगल रूल एक बैटल, मोस्ट इम्पोर्टेंट बैटल कौन सा है? मुगल रूल एस्टैब्लिश होने के लिए एक बैटल हेल्प किया। मुगलों के आगमन के समय बाबर द्वारा जो लड़ा गया वो राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा गया, और उसी दौरान लोधी शासन के विरुद्ध लड़ा गया। मैं युद्ध का नाम याद नहीं कर पा रहा, शायद पानीपत ही है। और दूसरा मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ सर कि शेरशाह और हुमायूं के बीच जो, जेमू और अकबर के बीच जो युद्ध लड़ा गया था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था मुगल शासन को स्थापित होने में। ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी हिस्ट्री लिखने वाला जस्टिस नहीं किया, अब सहमत है? यस सर, इस बात से मैं आंशिक रूप से सहमत हूँ। खासकर वहाँ के जनजातियों की या वहाँ के राजवंशों, जैसे कि अहोम जैसे राजवंश है, उनके बारे में इतिहास में कम स्थान मिलता है, उनके योगदान को कम दिखाया जाता है। तो ये बात हमेशा से रहा है सर इतिहास में। अभी साउथ इंडियन लोग बोलता है साउथ इंडिया का भी नेग्लेक्ट किया है। सर, इसका कारण ये है सर कि हमारा जो इतिहास लेखन और हमारे इतिहास की पढ़ाई जो रही वो दिल्ली में केंद्रित ज़्यादा रह गई। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि जनजातियों का हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का हो, चाहे दक्षिण भारत का हो, ये छूटे से नज़र आते हैं। एक वेटेज ज़्यादा हो गया है दिल्ली केंद्रित होने पे, तो निश्चित रूप से बाकी जो क्षेत्र हैं उनमें कमी दिखाई देती है, वो अनुपात सही नहीं बैठ रहा। अभी क्या करना चाहिए एक हिस्ट्री लिखने में? आपके अनुसार कैसे हिस्ट्री दोबारा लिखना चाहिए है? तो क्या क्या, हाउ ये इनजस्टिस कैसे ठीक कर सकते हैं? सर, जो स्वतंत्र लेखन है इतिहास का वो चारों तरफ से सभी जगहों से लिखा जा रहा है। जैसे कि अभी विक्रम संपत ने जो इतिहास में नई किताब निकाली है उसमें जो अहोम साम्राज्य है उसके बारे में या छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, इन सब के बारे में अच्छे से लिखा जा रहा है। ये स्वतंत्र लेखन में दिखाई दे रहा है। अनुपात वहाँ पे कम दिखाई देता है जहाँ पे हम एनसीईआरटी की बात करते हैं। तो एनसीईआरटी में हमें थोड़े अनुपातिक तौर पर जगह देने की ज़रूरत है। लिखा बाकियों के लिए भी ऐसे अनुपात में गया है सर।
थैंक यू सर। केशुकांत, आप छत्तीसगढ़ से आते हैं ना? यस। रेड कॉरिडोर को लेकर क्या स्थिति है वहाँ पे? क्या ये सरकार इसे कंट्रोल कर पा रही है या ये बढ़ते जा रहा है अभी? हादसों को ना देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भीतर ही भीतर अंडरग्राउंड मूवमेंट चल रहा है। सर, रेड कॉरिडोर अगर जो संदर्भित किया जाता है वो नेपाल से लेके आंध्र प्रदेश तक एक नक्सल प्रभावित बेल्ट को किया जाता है। अभी रेड कॉरिडोर की स्थिति लगभग 10 साल में बहुत ज़्यादा कम हुई है। जैसे केवल 36 ऐसे ज़िले हैं जहाँ तक रेड कॉरिडोर सीमित हो गया, कभी ये 200 ज़िले हुआ करते थे। मैं अगर ग्राउंड की बात करूँ, थोड़े इनसाइट की बात करूँ सर, तो काफ़ी बढ़त हासिल की है जो है सीआरपीएफ ने है या स्थानीय जवानों ने। इसके पीछे मुख्य कारण? इसके पीछे मुख्य कारण 2 तरीके से है सर। दो पायदान पर काम किया गया है। पहला स्ट्रेटेजिकली सुरक्षा के दृष्टि से और दूसरा इंटीग्रेशन के दृष्टि से, समाधान के विकास के दृष्टि लेकिन राहुल पंडिता जैसे जो राइटर्स हैं जो न्यूज़पेपर्स में लिखते हैं, उनका तो ये कहना है कि ये जो सरेंडर पॉलिसी लाई गई थी इसमें फेक सरेंडर्स कराए जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सर, यदि ये फेक सरेंडर है, अभी तक मैं सरेंडर का आंकड़ा जहाँ तक है कि पिछले 1 साल में लगभग 900 से 1000 के बीच सरेंडर किया गया। उनको पीएम आवास के अंतर्गत पुनर्वास में सुविधाएं दी जाएगी। अगर ये फेक सरेंडर होता तो हमारे जो जवान हैं वो ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाते। मैं एक घटना बताना चाहता हूँ। अभी जो बीजापुर में नक्सलियों का एक स्तंभ था, 60 फीट ऊंचा लाल स्तंभ था। पहली बार ऐसा हुआ है कि सीआरपीएफ वहाँ तक गई है और उस लाल स्तंभ को गिराने में कारगर रही है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट है, जैसे कि पहली बार हिड़मा जो नक्सली थे, काफ़ी बड़े नाम था उनका नक्सलियों में, वहाँ पर भी सीआरपीएफ का कैंप लग पाना ये दिखाता है कि प्रोग्रेस कहाँ तक आगे बढ़ रहा है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मूव सफलता की ओर है। मान लीजिए कि आप वहाँ पे एसपी एसएसपी तैनात हैं और होम मिनिस्ट्री से या किसी से आपको प्रेशर है कि आप एक फेक एनकाउंटर करके ये प्रोजेक्ट कीजिए कि ये नक्सलवादी अटैक जो एरिया में हुआ उसका जवाबदेही में हमने नक्सलवादियों को मार गिराया। तो इसके लिए आप कैसे इस प्रेशर को रेजिस्ट करेंगे? क्या आपका स्टेप रहेगा? सर, जो ये आदेश है उसमें लिखित नहीं होने का संभावना ज़्यादा है मेरे ख्याल से, और दूसरा ये संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध है सर, किसी के जीवन के अधिकार, के गरिमापूर्ण अधिकार, और इसके बावजूद ये सुरक्षा और रणनीतिक रूप से भी कमज़ोर है। क्योंकि अगर हमने एक छोटी सी भूल की तो हमारे सारे परसेप्शन वहाँ पे नाकाम हो जाएंगे। नक्सलवाद ना केवल सैनिकों से लड़ना है सर, बल्कि वहाँ पे विचारधारा को बदलना या हमारे लिए परसेप्शन जो है उसको बदलना है। तो ये काफ़ी घातक हो सकता है सर। तो मुझे ये स्टेप थोड़े, लेकिन अगर ये कहा जाए कि अगर आप इस फरमान को दरकिनार करते हैं तो आपके लिए काफ़ी घातक अंजाम हो सकते हैं, तब आप क्या करेंगे? सर, निश्चित रूप से राजनीतिक जब दबाव की जो आप बात कर रहे हैं, वो अफसरों को, अधिकारियों को ऐसे मौके आते हैं, और मुझे लगता है मुझे संवैधानिक मूल्यों के प्रति अडिग रहना चाहिए। और जो भी प्रक्रिया है, प्रशासन में जो संवैधानिक सुरक्षा मिला है अधिकारियों को, अफसरों को वहाँ के, तो उस ठीक। आपने अपनी हॉबी लिखी है पॉडकास्ट। यस। इंडिया में ये पॉडकास्ट का कल्चर हाल फिलहाल के दिनों में, कुछ सालों में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़ोरों से बढ़ रहा है। तो इंटरव्यू से कैसे डिफरेंट होता है ये पॉडकास्ट? सर, इंटरव्यू औपचारिक शैली है, सवाल जवाब की शैली है और एक व्यक्तित्व की परीक्षण का शैली है। वहीं जो पॉडकास्ट है वो किसी विषय पर आधारित होता है, अनौपचारिक शैली होती है और ये मुक्त रूप से संवाद चलता है। तो अनौपचारिक शैली केवल कैमरे के सामने होती है या वैसे भी होती है? पहले तो सारा स्क्रिप्टेड ही होता है पीछे, आजकल जैसे हम इंडिया में इसे देख रहे हैं, तो अंतर क्या हुआ? सर, यहाँ पर मीडिया के बायसनेस की बात है और जो पॉडकास्ट कराते हैं उनके इंटीग्रिटी की बात है। निश्चित रूप से ऐसे कई सारी खबरें आ रही हैं, खासकर राजनीतिक दलों द्वारा। चलिए, ये पॉडकास्ट का कल्चर इंडिया में आ कहाँ से रहा है? सर, यदि ये कल्चर अगर सिर्फ पॉडकास्ट से लेके जोड़ा जाए तो निश्चित रूप से यूएस में पॉडकास्ट का कल्चर ज़्यादा तो पहले हमारे यहाँ कुछ इनोवेशन ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारे यहाँ कुछ उत्पन्न हो रहा हो ऐसा कल्चर, ऐसा क्यों नहीं होता? सर, मुझे तो पॉडकास्ट एज अ फॉर्मेट लगता है। इसी से जुड़ा आखिरी सवाल,
क्या आपको लगता है कि ये वेस्टर्नाइजेशन जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है, क्या हम आज भी ये कह सकते हैं कि हम वैसे तो आज़ाद हुए हमारे 75-76 साल हो गए, लेकिन जहनी तौर पे हम आज भी गुलाम हैं? सर यहाँ पे दो पक्ष हैं। एक पक्ष है कि वेस्टर्नाइजेशन, और नहीं, दूसरा आपको पक्ष क्या है लगता है? आधुनिकीकरण। स्कूल ऑफ थॉट पे हम नहीं जाएंगे, आपको क्या लगता है, आपकी निजी राय क्या है इस बारे में? सर निजी राय ये है कि विकसित देशों का जो प्रभाव है उसके कारण जो पूंजीवाद आया है उससे ये इन्फ्लुएंस बढ़ा है, निश्चित रूप से बढ़ा है जैसा आप कह रहे हैं, और हम उन पद्धतियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना रहे हैं। मुझे लगता है कि जब हम अपने विकास पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और विकसित हो पाएंगे तो हमारा सॉफ्ट पावर जब इन्फ्लुएंस करेगा देशों को, बहुत खूब, तो शुक्रिया। हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी संस्कृति रख। ओवर टू यू सर। राइट, तो शुक्रान। आपको एक विचार देता हूँ। 1920 से 1920s के दशक से हम इंडस वैली के बारे में सुनते आ रहे हैं, आर्यन इन्वेजन थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं और मान के आ रहे हैं कि वहाँ से लोग बड़े नीली आँखों वाले सुंदर से गोरे चिट्टे लोग आए, उन्होंने यहाँ के निवासियों को खदेड़ के भगा दिया। अब आर्यन इन्वेजन थ्योरी तो हो गई है डिबंक कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, किसी को खदेड़ के नहीं भगाया। फिर आया आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। अब हाल फिलहाल में कीलाड़ी से लेकर राखी गढ़ी से लेकर जहाँ तहाँ भी एक्सकेवेशन हो रहे हैं, अब कोई जेनेटिक फ़र्क हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो लोग अलग थे, हम लोग अलग थे। तो ये बताइए, क्या ये अंग्रेज़ों की एक और नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने की, मतलब हिंदू मुसलमान और ये और वो को डिवाइड करने से जी नहीं भरा था कि ये नॉर्थ और साउथ को भी डिवाइड करना क्या उनका एक सेट उद्देश्य था? जी सर, मैं आपके इस बात से सहमत हूँ कि जहाँ तक अगर अंग्रेज़ों का जो सवाल था, अंग्रेज़ अपनी सभ्यता को लेकर काफ़ी गौरवान्वित थे। वो अपनी सभ्यता जो औद्योगिक क्रांति के बाद से चारों ओर फैली थी, वो बताते थे कि हमारी सभ्यता काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जैसे मैकाले बोलता है कि ज़रा से रुकिए, आप बहुत विस्तार में जा रहे हैं। आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी जब कही गई थी तो उनका उद्गम ईरान के आसपास था, अंग्रेज़ों तक नहीं था। लेकिन हाँ, नॉर्थ से आए थे, यहाँ तक मैं आपसे इत्तेफाक कर लेता हूँ। यस सर। लेकिन असली चीज़ ये है, यहाँ पर अब वो कहीं से आए हों, अफ्रीका से आए हों, बात ये है कि नॉर्थ का आदमी फ़र्क है, साउथ का आदमी फ़र्क है। सर मैं उसी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे ही आना चाह रहा था सर, कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत वो हमारे जो राष्ट्रवाद है, हम अगर अपने प्राचीन इतिहास से गौरवान्वित महसूस करेंगे, हम एकता के भाव से आएंगे, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ ज़्यादा सख्ती से लड़ पाते। इस बात को डिबंक करने के लिए, इस बात को तोड़ने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा स्ट्रेटेजिक तरीके से इस बात को रखा गया कि सभ्यता इसको स्वशासन का जो है स्वशासन का ऐतिहासिक रूप नहीं रहा है भारत में, ये भी बताने की कोशिश की गई कि ये अगर इनको दे दिया जाए तो ये असभ्य लोग हैं भारतीयों के संदर्भ में, ये कहा बिल्कुल ठीक, ये इसको हमारे आत्मसम्मान को तोड़ने की कोशिश। अब ये मैं असली सवाल पे आता हूँ। अगर आपको समय को, जो भी इतिहास अभी तक हमने पढ़ा, उसमें इतिहास की 3 ऐसी घटनाओं को आप बताइए, दोबारा से रीराइट करने की अगर आप कोशिश करें तो किन चीज़ों को आप, घटनाएं छोड़िए, 3 नैरेटिव्स को आप किस तरह ठीक करेंगे तथ्यों के आधार पर? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हमें अपना आत्मसम्मान, आत्मगौरव बनाना है। टू पुट इट टू राइट द रॉन्ग्स ऑफ हिस्ट्री, आप किस तरह से रीराइट करेंगे अपने ऐतिहासिक टेक्स्ट बुक्स को? सर पहला, जैसा कि आपने हड़प्पा सभ्यता से या सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर बताया था कि जो नए शोध आ रहे हैं उससे ये सारी चीज़ें डिबंक हो रही है, तो डेटा आधारित। चलिए, ये तो जवाब मैंने दे दिया, चलो बाकी दोनों बताओ। दूसरा है सर, जैसे जनजातियों का इतिहास रहा है उसको लिखना पड़ेगा और उसके संदर्भ में ज़्यादा हमें शोध करने की आवश्यकता है, ताकि हम इमोशनल इंटीग्रेशन को बढ़ा सके, एक राष्ट्रीय विचार को बढ़ा सके, उनकी सहभागिता को देख सके,
ना केवल मुख्य धारा और उनकी धारा, दोनों की इंटीग्रेटेड धारा का इतिहास ला सके। तीसरा है सर कि जो मध्यकाल में रहा है, मध्यकाल के जो हमारे जो दुर्भाग्यवश सत्य है, जिसके कारण कई सारे आज भी सांप्रदायिक घटना होती है, अगर इसको इस प्रकार से सत्य को रखा जा सके जिससे आज की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके और ये सांप्रदायिकता कम हो सके, तो मैं उस ओर काम करना चाहूँगा कि जो मध्यकाल का इतिहास रहा है, चाहे वो कितना भी दुर्भाग्यपूर्ण रहा हो, सत्य रहा हो, वो सत्य सामने आए और उस रूप में रख पाए कि आज सांप्रदायिकता कम हो। अगर मैं जल्दी से पूछूं कि 3 ऐसी घटनाएं अगर आप हिस्ट्री में जाकर बदलने की घटनाएं, नैरेटिव नहीं, 3 घटनाओं को, कौन सी वो 3 घटनाएं जो आप बदल सकें तो बदलना चाहेंगे? पहला, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंसक घटनाएं हुई थी, खासकर सांप्रदायिक हिंसा। दूसरा मेरा रहेगा कि जो डिक्लाइन हुआ हमारे पॉलिसीज में घटना, ये घटना नहीं है सर बट एक कालक्रम है। घटना बताइए, आज़ादी से पहले का बताइए। चलिए और आसान कर देते हैं, सन 1900 से पहले का बताइए। 1857 में हमारी हार। चलिए, क्या चेंज करते उसमें? सर हमारी जीत। ओके, स्पेसिफिकली क्या चीज़ आप चेंज करते? हमारी जीत कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिसीज। जो 1857 की क्रांति हुई, वहाँ पे नेताओं का सोच और विचार और का जो फंक्शन था वो इंटीग्रेटेड नहीं था। अगर वो बिल्कुल सही। चलिए, दूसरी घटना। सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा। सोच लीजिए, ऐसे सवाल आ सकते हैं। यस सर। ठीक है, I'm aware. औपचारिक रूप से इंटरव्यू में ख़त्म कर रहा हूँ, यस लेकिन इस किस्म के, क्योंकि आपका हिस्ट्री है, यस सर। यस ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये, ठीक है। चलिए, आपका काफ़ी अच्छा रहा इंटरव्यू, मुझे बहुत मज़ा आया आपके विचार सुनकर। आप थोड़ा सा हाथों का और इस्तेमाल करें, ठीक है, सहज रूप से अभिव्यक्ति के लिए। और आप सबसे आई कांटेक्ट बनाकर नहीं रख रहे हैं। हाँ, मैं जिनका आंसर दे रहा हूँ उस थी में सबको, आपको सबको जवाब देना है, Yes, सिर्फ sir. एक आदमी को नहीं। वो कीजिए और सवाल पकड़कर उसका समय से ज़्यादा समय मत लीजिए। जितना उसकी उस सवाल का जितना डिमांड है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही सप्लाई कीजिए, बहुत ज़्यादा विस्तार मत दीजिए। यस क्योंकि वो गरज होगी प्रश्नकर्ता की तो एक और सप्लीमेंट्री पूछ लेगा। यस ठीक है, यस सर। चलिए, यू कैन प्रोसीड नाउ। वेरी वेल डन। अभी आपको काफ़ी वक्त तक, मैं नहीं समझता कि एज फार एज आई एम कंसर्न्ड यू आर मोर और लेस प्रिपेयर्ड, लेकिन 2-1 बार और आ जाइएगा, देखते हैं आपका कितना बढ़िया कर सकते हैं। यस सर। हाँ, आपको कुछ पूछना है? ये कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी नहीं सर, आप बाकी सब अगर कुछ आप अपनी तरफ से इनपुट। सर। नहीं सर, मैंने यस सर। मुझे भी लगा कुछ जगह आप ज़्यादा विस्तार में आप बात कर रहे थे। नो, पड़ोसी का सीधा हर मोटी बात कहना है कि बाहर के रिश्ते क्यों खराब हैं, तो यस सर। क्या हमारे कल्चर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो जैसे उनको लगता है डोमिनेंस। हमारे साइज़ में देखिए आप, हमारा साइज़ और उनके साइज़, तो कुछ ऐसे मोटी बातें, लेकिन अब एक के बारे में आप बिना पूछे ही आप उसका बता रहे हैं। तो जैसे पाकिस्तान चाइना वाला पॉइंट आप कम कर सकते थे, सिर्फ वो कि रिश्ते उनसे ख़राब ही हैं। और मेरे वाले क्वेश्चन में आप स्कूल्स ऑफ थॉट बताने लगे, उस पर भी आप कम कर सकते थे कंटेंट ओवरऑल। ओकिनावा डाइट के बारे में सुना है? ओकिनावा जगह है जापान में जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा जीते हैं। उनकी फ़िलॉसफी ये है कि जितनी भूख लगी हो उसका सिर्फ 80% खाते हैं। समझ गए आप क्या कहना चाह रहा हूँ? सर मेरा इसमें इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि सर वो मैकेनिकल ना लगे। कई बार ये होता है ना कि हम जैसे पॉइंट टू पॉइंट बोलने लगे तो लगता है कि बच्चा रट के आया हो। मैकेनिकल की बात नहीं, आप शुरू कीजिए और सामने की आंखों में पढ़िए, लेकिन आपका अमूमन जवाब जो है वो 10 से 15 सेकंड का होना चाहिए। अब कैलकुलेट करो
यस अगले आदमी को चाहिए तो और पूछेगा, ओके या पूछ भी लो, बेशर्म होके पूछ लो, सर और कहूँ क्या, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर यस अगर किसी को मज़ा आ रहा है वो कहेगा कि हाँ और बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। भाई सहज पाँच रहिए। मेंबर होंगे यूपीएससी में, 30 मिनट का समय होता है, 5-5 सवाल पूछने की इजाज़त होती है, तो 20 सवाल पूछे गए तो 30 मिनट में जिस सवाल पूछने में और जवाब देने में कितने टाइम लोगे आप एक सवाल का? 25-30 सेकंड से ज़्यादा आपको टाइम ही नहीं है, Yes. तो कहाँ विस्तार कर सकते हैं? और दूसरी चीज़, अगर मज़ा आ रहा है किसी को तो एक आदमी एक सवाल पे 5 मिनट ले लेगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है एक सवाल पे जहाँ मैंने छोड़ा है उसी सवाल पे साहब शुरू हो जाएंगे, उसी पे ये शुरू हो जाएंगे, ये भी संभव है, मेरे साथ हो चुका है। एक टॉपिक पे 23 मिनट मेरा इंटरव्यू चला है, जिसके कारण मैं यहाँ बैठा हूँ। सो इसमें कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन अपनी तरफ से संक्षेप और बढ़िया हथौड़े वाला जवाब होता है 10 से 15 सेकंड का, बाकी अगले आदमी पे। यस सर ठीक है, ऑल द बेस्ट। Thank you. हमारी तरफ से आप काफ़ी प्रिपेयर्ड है, ठीक है, और बेहतर कर सकते हैं, करिए, पढ़ाई वढ़ाई कीजिए और फिर आइए एक दफ़ा चमकने के लिए। यस सर चलिए कैरी ऑन। सर ये थोड़ी छोटी है, थोड़ी खड़े होइए। टाई लंबी, खड़े होइए, खड़े लंबी होइए। होने से बकल तक खड़े आनी होइए, बकल को चाहिए। कवर करिए। अब खड़े होइए, खड़े होइए, बता देंगे। देखिए बकल को कवर किया। सीधे खड़े हो, 3 इंच लंबी होनी चाहिए। ओके सर तो और आप पैटर्न वगैरह में तो कोई कोई नहीं, दिक्कत वो नहीं सब है, ठीक है, इतना लोड मत लो, Okay. बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हैं। यस सिर्फ ये कि टाई थोड़ी सी 3 इंच लंबी बकल तक आनी चाहिए, बस। ओके बाकी अपना ठीक ठाक कर लो। ओके। ओके थैंक यू सर ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू